तो 22 दिसंबर को आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम कैसा रहा, या फिर तैयारी चल रही है? कोई बात नहीं, चलिए बस 5 मिनट के अंदर एकदम तेजी से ये देख लेते हैं कि सारे शिफ्ट्स में आखिर पूछा क्या गया और सबसे जरूरी उनके सही जवाब क्या थे। एग्जाम के बाद इतने सारे एनालिसिस देखकर सिर चकरा जाता है ना, लेकिन सोचिए कैसा हो अगर हम सारे इंपॉर्टेंट सवाल और उनके जवाब सभी शिफ्ट्स के सिर्फ 5 मिनट में कवर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन बड़े टॉपिक्स और अवार्ड्स की जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है सुर्खियां और पुरस्कार। देखते हैं इस बार एग्जाम में क्या क्या खास रहा। पहला सवाल जो काफी चर्चा में रहा, 2025 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ये सवाल भाई कई शिफ्ट्स में देखने को मिला। इससे एक बात तो साफ है, स्पोर्ट्स की दुनिया पर नजर रखना कितना ज्यादा जरूरी है। और इसका सही जवाब है स्वीडिश पोल वॉल्टर आर्मेंड मोंडो डुप्लांटिस। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है महान जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सर्फिंग के लेजेंड केली स्लेटर को दिया गया। तो ये तीनों नाम बहुत जरूरी हैं। अच्छा, अवार्ड्स की बात चल ही रही है तो पद्मा अवार्ड्स को कैसे भूल सकते हैं? ये तो हमेशा से ही एग्जाम का एक फेवरेट टॉपिक रहा है। तो सवाल था कि 2025 में किस अर्थशास्त्री को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका जवाब है विवेक देबरॉय। उन्हें साहित्य और शिक्षा में उनके बेहतरीन योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। और हाँ, ये भी याद रखने वाली बात है कि इस साल कुल 129 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे। काफी बड़ी संख्या है। अवार्ड से हटकर अब जरा टेक्नोलॉजी और सोशल डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया कि अगस्त 2025 में भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी कहां लॉन्च की गई? ये हुआ है महाराष्ट्र के नागपुर जिले के बढ़ाना गांव में। सोचिए, अब एआई की मदद से बच्चों की शुरुआती शिक्षा को बेहतर बनाया जा रहा है। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, शासन और रिपोर्ट। देखते हैं कि गवर्नेंस और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट से जुड़े किस तरह के सवाल देखने को मिले। एक सवाल था जो इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन सी रिपोर्ट कौन बनाता है। और इसका जवाब है नीति आयोग। भारत में एसडीजीज को लागू करने और उन पर नजर रखने की जिम्मेदारी इसी की है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और मजेदार सवाल था कि एमएसएमईज यानी छोटे और मझोले उद्योग सबसे ज्यादा किस एसडीजी को सपोर्ट करते हैं? तो वो है एसडीजी 8 यानी डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ। अब एक सवाल आंकड़ों पर। डेटा वाले सवाल तो आते ही हैं। पूछा गया कि पीएलएफएस रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2025 तक भारत में बेरोजगारी दर क्या थी? ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत जरूरी आंकड़ा है। तो जवाब है 5.1%। जी हाँ, 5.1%। और ये जो पीएलएफएस रिपोर्ट है ना, यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये सिर्फ टोटल रेट नहीं बताती, बल्कि गांव, शहर और युवाओं में बेरोजगारी के अलग-अलग आंकड़े भी देती है। चलिए अब गियर बदलते हैं और चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, फिजिक्स इन एक्शन। यहां वो सवाल हैं जिन्होंने कैंडिडेट्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को परखा। फिजिक्स का एक एकदम क्लासिक सवाल आया। फॉर्मूला है वर्क यानी कार्य बराबर होता है फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट के। अब सवाल यह था कि अगर 20 न्यूटन का फोर्स किसी चीज को 5 मीटर तक खिसकाता है तो कितना काम हुआ? इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए, पहला स्टेप फोर्स पहचानिए जो है 20 न्यूटन। दूसरा स्टेप डिस्प्लेसमेंट जो है 5 मीटर। और तीसरा स्टेप बस दोनों को गुणा कर दीजिए, 20 गुणा 5 और जवाब आ गया 100 जूल। देखा, फिजिक्स के फंडे अगर क्लियर हों तो सवाल कितना सीधा हो जाता है। फिजिक्स से एक और कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल। अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को सेम रखते हुए करंट को डबल कर दिया जाए तो जो हीट पैदा होती है उसका क्या होगा? यह सवाल सीधा सीधा जूल के हीटिंग के नियम को टेस्ट करता है। तो इसका जवाब है हीट 4 गुना बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हीट जो है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर। तो करंट डबल तो हीट 4 गुना। चलिए, फिजिक्स के बाद अब बारी है सेक्शन 4 की, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बेसिक बातें। देखते हैं लाइफ साइंसेस से क्या सवाल आए। एक सवाल था हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष के बारे में। ये आंखों की एक आम समस्या है जिसमें दूर की चीजें तो साफ दिखती हैं पर पास की चीजें धुंधली।
सवाल था कि इसे ठीक कैसे किया जाता है। और इसका सीधा सा जवाब है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके। जैसा कि यहां देख सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस और मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष के लिए कॉन्केव लेंस लगता है। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को सही जगह यानी रेटिना पर फोकस करने में मदद करता है। आंखों की बात हो गई, अब जरा पौधों की दुनिया में चलते हैं। एक और कोर बायोलॉजी का सवाल, वो कौन सा प्लांट टिश्यू है जो डेड सेल से बना होता है और पौधे को मजबूती देता है? इसका जवाब है स्क्लेरेनकाइमा। जी हाँ, स्क्लेरेनकाइमा यही वो टिश्यू है जो पौधों में हार्डनेस और मजबूती लाता है। जैसे नारियल का जो कठोर बाहरी हिस्सा होता है ना, वो इसी से बना होता है। तो ये थे कुछ अहम सवाल। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पे, सेक्शन 5 परीक्षा के मुख्य निष्कर्ष। इन सब सवालों से पैटर्न क्या निकलता है? तो एक बात तो साफ है, कुछ टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे कि लॉरियस और पद्मा अवार्ड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs, फिजिक्स के बेसिक फॉर्मूले जैसे वर्क, हीट, नीति आयोग की रिपोर्ट्स, प्लांट और एनिमल टिश्यू और आंखों के डिफेक्ट्स और लेंस, इन सब पर खास ध्यान दिया गया है। तो 22 दिसंबर के पेपर का ये जो पैटर्न हमने देखा, इसके आधार पर अब ये सोचना है कि तैयारी के लिए अगला सबसे बड़ा और जरूरी टॉपिक कौन सा है जिस पर पकड़ बनानी है। इन ट्रेंड्स को समझना ही स्मार्ट तैयारी की तरफ पहला कदम है। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम विश्लेषण करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा का, जो 22 दिसंबर 2025। बहुत ही डिटेल्ड ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें तीनों शिफ्ट के वो सवाल हैं जो स्टूडेंट्स ने याद करके बताए हैं। और आज का हमारा मिशन सिर्फ इन सवालों के जवाब देना नहीं है ना, हम इस पेपर की नब्ज पकड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये समझने की कोशिश करेंगे कि सवाल पूछने वाला सोच क्या रहा है। मतलब एक तरह से पेपर की डिकोडिंग, मुझे ये शब्द पसंद आया। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। पहला टुकड़ा उठाते हैं पुरस्कार और सम्मान का। ऐसा लगा जैसे ये एग्जामिनर का पसंदीदा सेक्शन था इस बार। इसमें तो कोई शक नहीं। ठीक है, तो पहला ही सवाल जो बार बार दिखा वो था लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 से। एक शिफ्ट में पूछा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन था? स्वीडन के पोल वॉल्टर आर्मन डुप्लेंटिस। सीधा सवाल, सीधा जवाब। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। और यही इस पेपर का सबसे बड़ा क्लू है। अगर कोई सिर्फ एक लाइनर रट कर गया होगा तो वो फंस गया होगा। क्योंकि अगली शिफ्ट में उन्होंने पूछ लिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन थी? हाँ, जो थी अमेरिका की जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स। और फिर एक और सवाल आया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? वो मिला यूएसए के कैलिस लेटर को। मतलब एक ही टॉपिक से 3 अलग-अलग सवाल। ये तो साफ इशारा है कि आप सिर्फ हेडलाइन ना पढ़ें बल्कि पूरी खबर को समझें। वैसे इन अवार्ड्स में एक और पैटर्न है। क्या? ये सारे अवार्ड्स मैड्रिड स्पेन में दिए गए थे और विजेताओं में स्पेन का दबदबा था। रियल मैड्रिड टीम ऑफ द ईयर, लेमीन यमाल ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर और राफेल नडाल को स्पोर्टिंग आइकन। अरे वाह, ये एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। मतलब करंट अफेयर्स को अकेले में नहीं देख सकते, आपको आसपास का कॉन्टेक्स्ट भी समझना होगा। परीक्षक यही देखना चाहता है कि आप डॉट्स कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं। सही बात है। अब आते हैं भारत के पद्म पुरस्कारों पर। सवाल था, किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को मरणोपरांत पद्म भूषण मिला? विवेक देवराय, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। और यहाँ भी सिर्फ एक नाम से काम नहीं चलेगा, सही है ना? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का बड़ा डेटा पॉइंट क्या है? 2025 में कुल 129 पद्म पुरस्कार दिए गए। अच्छा। और उसका ब्रेकडाउन भी जरूरी है। 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। आजकल ये टोटल और क्लासिफिकेशन पूछने का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। ये तो सच है। अब बात करते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की। सवाल था कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 54वां पुरस्कार किसे मिला? ये सम्मान मिला लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है जो अक्सर कंफ्यूज करता है। हाँ, ये पुरस्कार तकनीकी रूप से साल 2022 के लिए था, लेकिन दिया गया 8 अक्टूबर 2024 को। ये टाइम लैग समझना जरूरी है। और सिर्फ मौजूदा विजेता ही नहीं, आगे पीछे का भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल, जैसे 69th का पुरस्कार वहीदा रहमान जी को मिला था और 2025 में घोषित 71वां पुरस्कार मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दिया जाएगा। निरंतरता बहुत जरूरी है। तो पुरस्कारों से सबक मिला, गहराई में जाओ,
चले अब गियर बदलते हैं और चलते हैं विज्ञान की तरफ। हाँ, और विज्ञान सेक्शन इस बार काफी स्कोरिंग रहा होगा, जिनके फंडामेंटल्स क्लियर हैं। खासकर भौतिकी, न्यूमेरिकल सीधे सीधे फॉर्मूला पर थे। पहला उदाहरण है कार्य यानी वर्क डन का। सवाल था 20 न्यूटन का बल लगाकर किसी चीज को 5 मीटर खिसकाया गया, किया गया कार्य। ये तो सीधा है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, 20 गुणा 5 यानी 100 जूल। बिल्कुल सीधा। लेकिन फिर उन्होंने गुगली फेंकी। हाँ, अगला सवाल था 2.5 न्यूटन का बल लगाया और चीज 10 मीटर खिसकी, लेकिन विपरीत दिशा में। अच्छा, यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते होंगे। ये नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसे ऐसे समझिए, जब आप किसी चलती हुई चीज को रोकने के लिए बल लगाते हैं तो आपका किया गया कार्य ऋणात्मक यानी नेगेटिव कहलाता है। तो फॉर्मूला में cos 180 डिग्री का इस्तेमाल होता है, जिसका मान -1 है। बिल्कुल। तो जवाब 25 जूल नहीं बल्कि -25 जूल होगा। एक छोटा सा माइनस और पूरा जवाब गलत। समझ गया। ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी का बेहतरीन टेस्ट है। एक और सवाल था त्वरण पर। आराम की अवस्था से शुरू होकर 25 सेकंड में 5 मीटर सेकंड की रफ्तार। सीधा फॉर्मूला A = V - UT। जवाब 0.2 ms²। और प्रतिरोध पर भी 2 क्लासिक सवाल थे। पहला, तार की लंबाई दोगुनी कर दें तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। और दूसरा, श्रेणी क्रम यानी सीरीज कनेक्शन में प्रतिरोधकों को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध हमेशा बढ़ जाएगा। ये तो 10वीं कक्षा की फिजिक्स है। हाँ, और ऊष्मा का भी सवाल जूल के तापन नियम पर था। H = I²RT। करंट को दोगुना करे तो ऊष्मा 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि वो करंट के वर्ग के समानुपाती है। सही। और कुछ सवाल तो सीधे फैक्ट्स पर थे, जैसे पृथ्वी चंद्रमा पर औसतन कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। इसका जवाब तो याद ही करना पड़ेगा, लगभग 2 × 10⁻20 न्यूटन। हाँ, और प्रकाशिकी से दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और एक और दिलचस्प सवाल था, कौन सा? अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है तो आवर्धन का मान क्या होता है? जवाब था -1। मुझे ये -1 हमेशा कंफ्यूज करता था। 1 तो समझ आता क्योंकि साइज बराबर है, पर ये माइनस क्यों? ये माइनस ही तो पूरी कहानी बताता है। भौतिकी में माइनस का मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। अगर ये +1 होता तो मतलब होता कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। अरे वाह, मतलब एक छोटे से चिन्ह से 2 बातें पूछ ली। कमाल है। चलिए अब केमिस्ट्री की लैब में चलते हैं। हाँ, यहाँ भी सवाल काफी फंडामेंटल थे, खासकर कार्बन को लेकर। एक सवाल था कि कार्बन सहसंयोजक बंधन यानी कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन देना या लेना दोनों ही बहुत मुश्किल है ऊर्जा के लिहाज से। हाँ, तो वो साझेदारी का आसान रास्ता अपनाता है। और इसी से जुड़ा सवाल था संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। उदाहरण था मीथेन CH4, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस भी पूछे गए थे, जैसे जिंक की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हो तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। और एसिटिक एसिड के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये सब तो स्कूल के बेसिक एक्सपेरिमेंट्स हैं। और जीव विज्ञान में भी यही पैटर्न था, पौधों और मानव शरीर से जुड़े बेसिक सवाल, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का उदाहरण पोटेशियम। और मुझे पौधों वाले ऊतक का सवाल काफी अच्छा लगा। कौन सा पादप ऊतक मृत कोशिकाओं से बना होता है और पौधे को कठोरता देता है? यह है स्केलेरन काइमा। मैं हमेशा सोचता था कि नारियल का छिलका इतना सख्त क्यों होता है। बिल्कुल, आपने एकदम सही उदाहरण पकड़ा। नारियल का रेशा स्क्लेरन काइमा ही तो है। ये मृत कोशिकाएं पौधे को एक तरह का ढांचा देती हैं। वाह, ये तरीका याद रखने के लिए बहुत अच्छा है। हार्मोन से भी सवाल थे। पुरुषों का मुख्य जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन बनना बंद हो जाए तो शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय क्रिया पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगी। बिल्कुल। और अंत में निषेचन और कायिक प्रवर्धन पर सवाल। सब कुछ बहुत ही बुनियादी। तो विज्ञान का निचोड़ यह है कि अगर नींव मजबूत है तो स्कोर पक्का है। अब उस सेक्शन पर आते हैं जो सबसे ज्यादा डायनामिक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसे हम कह सकते हैं सरकार का नया रूल बुक सेक्शन, क्योंकि सवाल सीधे तौर पर नई नीतियों और संशोधनों से जुड़े थे। पहला ही सवाल राजनीति से। जून 2025 में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन थे? उमर अब्दुल्ला। और फिर वो बड़ा मुद्दा, एक राष्ट्र एक चुनाव। इस पर बनी कमेटी के अध्यक्ष का नाम पूछा गया, जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये टॉपिक तो महीनों तक खबरों में था। लेकिन जो सवाल मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा
वो था 130वें संविधान संशोधन विधेयक से। कौन सा? कि अगर कोई मंत्री गिरफ्तार होता है और 30 दिन तक उसे जमानत नहीं मिलती तो क्या होगा? 31वें दिन उसकी सीट अपने आप खाली हो जाएगी। ये तो बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल है। और ये एक ट्रेंड दिखाता है। अब सिर्फ संशोधन का नाम नहीं, उसके अंदर के प्रावधान भी पूछ रहे हैं। सही बात है। एक और नियुक्ति से जुड़ा सवाल था, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। अब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। सतत विकास लक्ष्य यानी SDG इंडिया इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग। ये सवाल तो जैसे हर परीक्षा का फेवरेट बन गया है। लेकिन जो नया सवाल था वो था गिग वर्कर्स को लेकर। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 गिग वर्कर्स के लिए कब से लागू हुई? तारीख थी 21 नवंबर 2025। ये दिखाता है कि परीक्षा अब गिग इकोनॉमी को भी गंभीरता से ले रही है। और एक बहुत ही समझदारी भरा सवाल था, MSME क्षेत्र मुख्य रूप से किस SDG लक्ष्य को पाने में मदद करता है? इसका जवाब है SDG 8, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास। ये रटने वाला सवाल नहीं है। ये तो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, आपको दोनों को जोड़कर देखना होगा। बिल्कुल, कुछ सीधे डेटा वाले सवाल भी थे। अप्रैल 2025 में बेरोजगारी दर कितनी थी? 5.1%। और बजट 2025-26 में पर्यावरण मंत्रालय को कितना पैसा मिला? 3412 करोड़ रुपए। अब ये जो 3412 करोड़ का आंकड़ा है, एक समझदार उम्मीदवार सिर्फ इसे रटेगा नहीं, है ना, वो इसकी तुलना भी करेगा। सही कहा, वो देखेगा कि ये पिछले साल से ज्यादा है या कम। यही एनालिटिकल अप्रोच आपको दूसरों से आगे ले जाती है। अब बात करते हैं उन सवालों की जो नए भारत की तस्वीर दिखाते हैं। बुनियादी ढांचा और टेक्नोलॉजी। सवाल था, भारत की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी कहाँ खुली? महाराष्ट्र के नागपुर जिले के बड़ाना गांव में। ये टेक्नोलॉजी और जमीनी विकास का संगम है। और तमिलनाडु का नया पंबन ब्रिज, जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। और फिर मेड इन इंडिया की सफलता, जब बिहार में बना रेल इंजन गिनी को निर्यात किया गया। तो इस सेक्शन से साफ है कि परीक्षक चाहते हैं कि आप देश की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति पर पैनी नजर रखें। बिल्कुल। चलिए अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं, खेल और कुछ अन्य समसामयिक विषय। यहाँ भी गहराई और विविधता दोनों देखने को मिली। खेलो इंडिया गेम्स से ही 2 अलग-अलग सवाल आए। पहला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण कहाँ हुआ? ये बिहार के 5 शहरों में हुआ और इसका शुभंकर था गज सीमा। और दूसरा, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का दूसरा चरण कहाँ हुआ? गुलमर्ग में, और इसमें भारतीय सेना ने टॉप किया। इससे ये साफ है कि खेलो इंडिया के दोनों प्रारूप, यूथ गेम्स और विंटर गेम्स, बराबर महत्वपूर्ण हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों से भी सवाल थे, जैसे 2026 फीफा विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन थी? जापान, मेजबान देशों के अलावा। और ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 में भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। ये सवाल महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता का भी सबूत है। हाँ, और कुछ सवाल ऐसे थे जो समाज और राजनीति के संवेदनशील मुद्दों को छूते थे। जैसे 18 नवंबर 2025 को महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ किस पार्टी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने। ये दिखाता है कि परीक्षा सिर्फ सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है। हाँ, वो सामाजिक आंदोलनों पर भी ध्यान दे रही है। इसी तरह पंजाब सरकार की एक योजना के बारे में पूछा गया, प्रोजेक्ट हिफाजत, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए। ये एक और संकेत है कि राज्य विशेष की योजनाएं भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। और अंत में साहित्य से एक बिल्कुल अप्रत्याशित सवाल, लिथुआनिया के एक उपन्यास द लास्ट डे के लेखक का नाम? जारोस्लावास मिलेनिकस। ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि साहित्य अकादमी ने इसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया था। मतलब अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पर भी नजर रखनी होगी। तो ये था 22 दिसंबर 2025 के RRB ग्रुप डी पेपर का हमारा विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे पुरस्कारों में गहराई, विज्ञान में कॉन्सेप्ट, राष्ट्रीय घटनाओं में विश्लेषण और खेल में विविधता पर जोर था। अगर इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना हो तो मैं कहूंगी, सतही ज्ञान का दौर अब खत्म हो गया है। ये परीक्षा अब सिर्फ आपकी याददाश्त का नहीं, बल्कि आपकी समझ का टेस्ट है। लॉरियस अवार्ड्स का उदाहरण सबसे सटीक है। एक ही टॉपिक से 3 सवाल। हाँ,
उन्होंने साफ कर दिया कि आपको विषय के अंदर गोता लगाना ही होगा। बिल्कुल सही कहा। और इसी के साथ आज की यह गहरी पड़ताल हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक विचार मन में आता है। हम देखते हैं कि परीक्षा में एक तरफ भौतिकी के न्यूमेरिकल हल करने की क्षमता परखी जा रही है, तो दूसरी तरफ एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी नीति के पीछे की मंशा को समझने की। क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य के कर्मचारी से ये उम्मीद की जा रही है कि वो तकनीकी रूप से कुशल होने के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी उतना ही जागरूक हो? क्या ये दोनों क्षमताएं अब एक ही सिक्के के दो पहलू बन गई हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।